तो यार इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को टू द पॉइंट पूरी डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करना शुरू कर देते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जो कि सबसे पहली साइंस बेस्ड एटम की थ्योरी थी। डाल्टन ने एटम के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बताए जो यहां पर लिस्ट डाउन है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम एलिमेंट का एकदम इंडिविजिबल पार्टिकल होता है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जितने भी सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं सब में सेम टाइप के एटम है। कॉपर का वायर अगर तुम्हारे पास है या कॉपर का ब्लॉक अगर तुम्हारे पास है, सब में सिर्फ कॉपर के एटम्स हैं, किसी और टाइप का एटम या किसी और एलिमेंट का एटम उसके अंदर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि अगर एलिमेंट अलग अलग है तो ऑब्वियसली उसमें एटम अलग अलग टाइप के होंगे। फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उन्होंने बताया किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स जब पार्टिसिपेट करते हैं तो ना तो उन्हें क्रिएट करा जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, और एटम ही किसी मैटर का मास लेकर आते हैं, और अगर मास हम क्रिएट नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है मास कंजर्व रहेगा। तो उनका जो पॉइंट था एटम के बारे में वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ट्रू भी साबित कर रहा था, जो उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। इसी तरह से उन्होंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जब भी एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उन मॉलिक्यूल को बनाने में लगने वाले नंबर ऑफ एटम हमेशा फिक्स होते हैं। वाटर दुनिया में कोई भी अगर बनाए, उसके एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ही लगेगा, और ये बात लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी प्रूव करती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं कि डाल्टन की थ्योरी का वो कौन सा पॉइंट था जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव करता है या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है, तो वो ये दोनों पॉइंट थे। लेकिन डाल्टन की थ्योरी का एक बड़ा ही गलत पॉइंट ये भी था, उन्होंने एटम को इनडिविजिबल माना था। मतलब एटम किसी और चीज से मिलकर नहीं बना है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, हमें पता चल गया डाल्टन का ये पॉइंट गलत है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जे थॉमसन को जाता है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेस को स्टडी करके करी थी। कैथोड रेस क्या होती है? एक एक्सपेरिमेंट है, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास की ट्यूब में मेटल की 2 प्लेट्स लगाते हैं, नेगेटिव प्लेट कैथोड, पॉजिटिव प्लेट एनोड। और जैसे इन प्लेट्स को बहुत हाई वोल्टेज दिया जाता है, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। इन रेस को बुलाया जाता है कैथोड रेस। अब इन कैथोड रेस की ही प्रॉपर्टीज को स्टडी करके थॉमसन ने एटम में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था। क्या थी इन रेस की प्रॉपर्टीज? इन रेस को विलियम क्रुक्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था, और उन्होंने प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से बताई थी, ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दूसरा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ये मैकेनिकल इफेक्ट क्रिएट करती हैं, मतलब इनमें मास होता है। इसके साथ साथ ये जब किसी फ्लोरोसेंस मटेरियल पे स्ट्राइक करती हैं तो ये ग्लो करती हैं वहां पर। फ्लोरोसेंस मटेरियल का मतलब ऐसी चीज जो किसी एनर्जी पार्टिकल को हिट करने पर या एनर्जी पार्टिकल से हिट होने पर ग्लो करने लगता है। तो ये फ्लोरोसेंस मटेरियल के ऊपर जब हिट करती हैं तो वो ग्लो करने लग जाता है। इसके अलावा क्योंकि इनमें मास है, वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी है, और इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि रास्ते में अगर जो गैस पड़ती है ये उसको आयनाइज कर देती है। अब ये पॉइंट याद रखना क्योंकि ये प्रोटॉन की डिस्कवरी में काम आएगा। बाकी जे थॉमसन ने थोड़ा और फर्दर स्टडी करके बताया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज रेज हैं ये दरअसल में इलेक्ट्रॉन की बनी हुई हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ना तो कैथोड के मटेरियल पर डिपेंड करते हैं और ना ही बीच में आपने जो गैस भरी है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने और एडवांस करा और ये तक निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास का रेशियो कितना होता है, और ये वैल्यू आई 1.76 इंटू 10⁻11। रट्टा मारना पड़ेगा, कभी भी पूछी जा सकती है। पर एक प्रॉब्लम थी, थॉमसन ये नहीं बता पाए कि अकेले इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या उसका मास कितना होता है। इसे निकालने में हमारी हेल्प करी मिल्कन ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा जिसे बुलाते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, एक चैम्बर के अंदर मेटल की 2 प्लेट्स ली और पहली वाली प्लेट में छोटा सा एक होल कर दिया, और इसके ऊपर से उन्होंने ऑयल ड्रॉप्स डाली। तो जब ये ऑयल ड्रॉप्स इस होल के थ्रू इन दोनों प्लेट्स के बीच में आई तो साइड से उन्होंने एक्सरेज हिट कर दी। अब एक्सरेज यहां पर जितनी भी गैस थी उसको चार्ज कर देती थी, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देती थी, और वो इलेक्ट्रॉन जाकर चिपक जाते थे ऑयल के ड्रॉप पर, और ऐसे ऑयल के ड्रॉप हो गए नेगेटिवली चार्ज। और उन्होंने क्या करा, ऊपर वाली प्लेट को दे दिया पॉजिटिव चार्ज। अब जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा ऑयल है, सॉरी ऑयल नेगेटिवली चार्ज है, ऑयल के ड्रॉप, और ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगी, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये फोर्स उन्होंने ग्रेविटी से बैलेंस करने की कोशिश करी। तो जैसे ही उन्होंने बैलेंस करा दोनों फोर्स को, ये ऑयल की ड्रॉप हवा में रुक गई
फिर उन्होंने थोड़ी सी मैथ लगाई और मैथ की हेल्प से उन्होंने ऑयल की ड्रॉप के ऊपर चार्ज निकाला। और जब भी ये चार्ज निकाल रहे थे ऑयल के ड्रॉप के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट करके, वो चार्ज इस नंबर का मल्टीपल आ रहा था। कभी इस नंबर का 2 टाइम्स, कभी इस नंबर का 3 टाइम्स, कभी इस नंबर का 4 टाइम्स, कभी इस नंबर का 1 टाइम, बट इससे छोटा कभी नहीं आया। तो उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज इतना ही होना चाहिए, क्योंकि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। और इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। चार्ज बाई मास रेशियो हमें पहले ही पता चल चुका था। चार्ज की वैल्यू जैसे उन्होंने पुट करी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आया 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये याद रखना बहुत काम का है। बात कर लेते हैं, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली तो उन्होंने एटम का एक नया मॉडल दिया जिसे बुलाते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। और उन्होंने ये बताया कि एटम पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, बिल्कुल जैसे कि पुडिंग एक तरह से डो की बनी होती है, आटे की बनी होती है या मैदे की बनी होती है, और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसके अंदर वैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में भरे होते हैं जैसे यहां पर प्लम्स भरे हैं। इसे वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है कि वाटरमेलन में जैसे वो रेड वाला फ्रूट वाला पार्ट जिसे हम खाते हैं, अगर वो मान लो एटम का पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है, तो इलेक्ट्रॉन उसके बीच की तरह है, जो बीच में भी भरे हुए हैं। इसे बुलाते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन इस प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने, जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बुलाते हैं। अब रदरफोर्ड का एक और बहुत कंट्रीब्यूशन है एटम के अंदर और चीजों को समझने में, कि उन्होंने प्रोटॉन्स को भी डिस्कवर करा था, और ये उन्होंने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू करा था। पहले कैनाल रे के बारे में बात कर लेते हैं। कैनाल रेस दरअसल में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करी थी, और उन्होंने बिल्कुल कैथोड रे एक ट्यूब का ही इस्तेमाल करा था कैनाल रे को डिस्कवर करने में। उन्होंने क्या करा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कहां गया, उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, और बस उन्होंने करा क्या, कैथोड में ऐसे छोटे छोटे होल्स कर दिए जिन्हें वो कैनाल बुलाते थे। अब हमें पता है कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो गैस को आयनाइज कर सकते हैं। तो रास्ते में जो गैस थी जब वो आयनाइज हुई तो वो पॉजिटिव आयन बन गई, और कैथोड क्योंकि नेगेटिव चार्ज था ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुई। पर जब ये बीच में गैप्स आपको दिख रहे हैं तो ये कैथोड से पार भी कर गई। इन कैनाल्स को ये पॉजिटिव रेस पार कर रही थी जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज थी, और इसीलिए इन रेस को बुलाया गया कैनाल रेस। यानी याद रखना, कैनाल रेस पॉजिटिवली चार्ज रेस होती हैं, और ये कैथोड रेस से जस्ट उल्टा बिहेव करती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इनका चार्ज और मास रेशियो इस गैस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नोटिस करो ये गैस का आयन है। अगर हाइड्रोजन गैस लोगे तो मास अलग होगा, तो चार्ज और मास रेशियो अगर हीलियम गैस लोगे उसके कंपैरिजन में अलग आएगा, क्योंकि हीलियम गैस का मास अलग है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस ना तो कैथोड के मटेरियल पर डिपेंड करती है ना गैस के ऊपर, लेकिन कैनाल रेस जो आपने बीच में गैस भरी है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन सबसे हल्की गैस होती थी हाइड्रोजन, तो उन्होंने सोचा हाइड्रोजन आयन के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वही प्रोटॉन होगा, और इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। दूसरा, रदरफोर्ड ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित करा था। और कैसे गलत साबित करा था, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या करा, गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई। अल्फा पार्टिकल बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल होते हैं, और हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं, और खुद ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने गोल्ड के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई, उन्होंने देखा ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड की फॉइल को पार कर गए। अब समझना, गोल्ड की फॉइल बनी है गोल्ड के एटम से, और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर इसको पार कर जा रहे हैं, मतलब एटम का ज्यादातर स्पेस खाली होना चाहिए। क्योंकि अगर पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज का बना होता और यहां से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव वाले उसके सामने आते, और अगर ये खुद पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना होता तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो रिपेल हो जाने चाहिए थे। बट ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अगर पार कर गए, इसका मतलब है एटम का ज्यादातर स्पेस खाली होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो अपनी रास्ते से भटक रहे थे। ये फ्लोरोसेंस यहां पर आपको साइड साइड में दिख रहा होगा। तो इससे उन्होंने पता करा कि भैया एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है जो इन अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सकता है, वो पूरे एटम में नहीं बल्कि छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसी जगह को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और इसी से उन्होंने एटम का एक नया मॉडल प्रपोज करा। यानी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, और यह बताया न्यूक्लियस ही वो जगह है जहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, और इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल चक्कर लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोलर सिस्टम में सन के अगल बगल प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। इसलिए रदरफोर्ड के इस मॉडल को सोलर मॉडल भी बुलाया जाता है। लेकिन इस मॉडल की भी अपनी एक कमी थी, और कमी ये थी कि ये मॉडल एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड जो कि पॉजिटिव प्रोटॉन्स रखे हुए हैं, तो ये प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हुए स्पाइरल पाथ बनाकर
न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम खत्म हो जाना चाहिए। और हम और आप भी एटम के बने, और एटम अगर इतनी जल्दी खत्म हो जाना चाहिए तो मतलब हमें आपको बैठे बैठे भी डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। यानी वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। और साथ ही साथ उस टाइम पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये बात तो पता चल गई कि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमी है। लेकिन रदरफोर्ड को पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है या पूरा श्रेय जाता है क्या नाम है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी का। उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं करी, बल्कि थोड़ी सी मैथ लगाकर उन्होंने ये तक बता दिया कि किसी न्यूक्लियस का रेडियस कितना आना चाहिए। और उन्होंने फॉर्मूला दिया, ये किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 के बराबर होती है, जहां पर ए उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर भरे प्रोटॉन्स का नंबर है, जिसे आप एटॉमिक नंबर बुला सकते हो। आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा कि जब अल्फा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस के ठीक सामने से भेजते हैं, अब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखता है क्योंकि ये हीलियम का न्यूक्लियस है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो अल्फा पार्टिकल एक मिनिमम डिस्टेंस, एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक जाएगा न्यूक्लियस के पास, लेकिन उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फेल करेगा कि ये पीछे वापस आ जाएगा। तो जिस क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक ये न्यूक्लियस के पास जा सकता है, उस डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बुलाते हैं। इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला हम समझ लेते हैं कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर हम लोग दरअसल में इस्तेमाल करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर कर देते हैं पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि यहां पर अल्फा पार्टिकल के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो इस जगह पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बस यहां पर लगा देते हैं। यहां पर एम अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो कि आपको दिया हुआ है, वी अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, जो आप जितना आप अल्फा पार्टिकल को एनर्जी देकर क्रिएट कर रहे हो वो निकाल सकते हो। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्यू अल्फा अल्फा पार्टिकल का चार्ज है जो कि 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। और क्यू न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन्स का चार्ज है, जितने प्रोटॉन इसके अंदर भरेंगे। 10 प्रोटॉन भरे होंगे तो 10 प्रोटॉन का चार्ज लेना, 15 प्रोटॉन भरे होंगे तो 15 प्रोटॉन का चार्ज लेना। अब एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये हम सबको पता है। और इस तरह से हम आर की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। बाकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रदरफोर्ड ने यह तक बता दिया था कि एटम का जो डायमीटर है वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में 1,00,000 गुना बड़ा है। यानी एटम बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इसलिए एटम का ज्यादातर स्पेस खाली है। लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है जेम्स चैडविक को। अब इन तीनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। इसे याद करने का निमोनिक होता है ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड, इसलिए पर आया, नाच में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने। कभी कभी नाम पूछ लेते हैं, इस निमोनिक से याद रख लेना। अब इन्होंने क्या करा था, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई। उन्होंने देखा कुछ न्यूट्रल पार्टिकल निकले, और इन न्यूट्रल पार्टिकल को जब उन्होंने पैराफिन वैक्स जो कि प्रोटॉन रिच सब्सटेंस होता है उसके ऊपर हिट कराया तो इसमें से प्रोटॉन इजेक्ट हो गए। और इस तरह से उन्होंने डिस्कवर करा कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली मैंने बड़ा ब्रीफ में बताया है, बहुत इन डेप्थ उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करा था, लेकिन अपने को जाने की जरूरत अभी नहीं है। इस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बाकी कभी भी अगर हमें एलिमेंट का सिंबल इस तरह से लिख कर दिया जाता है तो उसके अगल बगल इस तरह के कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा अक्सर कि अगर सोडियम है तो उसके साथ ये नंबर लिखे होते हैं 23 और 11। और मुझे उम्मीद है सबको पता है कि ये नंबर मास नंबर बोला जाता है और ये नंबर एटॉमिक नंबर बुलाया जाता है। मास नंबर ए से डिनोट होता है और एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट होता है। और किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके अंदर प्रोटॉन्स बताता है, यानी सोडियम में 11 प्रोटॉन है। और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वो सारे न्यूक्लियस में होंगे, और एटम अगर न्यूट्रल है तो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यानी यहां पर सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं और प्रोटॉन भी 11 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है। और ये जो मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट होगा, ये जो मास नंबर होता है ये दरअसल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। और मास नंबर जैसे आप ए से डिनोट कर रहे हो, अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर है तो न्यूट्रॉन की वैल्यू आप मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि एटॉमिक नंबर है उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े काम के होते हैं, कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं, खास तौर पे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स। बाकी कुछ टर्म्स जो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है ये हमें पता होने चाहिए। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे सेम एलिमेंट्स के एटम जिनके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर सेम है बट न्यूट्रॉन का नंबर अलग होता है या मास नंबर अलग होता है। और एक बात देखना, आइसोटोप्स हमेशा सेम एलिमेंट के ही एटम होंगे, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14।
ऐसे ही प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, इनके मास नंबर अलग होते हैं लेकिन प्रोटॉन्स के नंबर सेम होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होंगे। दूसरा आता है आइसोबार्स, बायो का मतलब यहां पर मास होता है, तो यहां पर मास सेम होता है लेकिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तीसरे आते हैं आइसोटोन्स, इनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15, दोनों में 8 न्यूट्रॉन है, आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इन्हें। तीसरा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, जो बहुत पूछा जाता है, खास तौर पे नीट जैसे एग्जाम में तो मान के चलो पूछा जाने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, और आपके स्कूल एग्जाम्स वगैरह में भी बहुत आता है ये। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएंगी ऐसे स्पीशीज जिनमें एक्चुअल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि F माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन है, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन देना है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने होंगे। तो इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक बुलाया जाएगा। इसके बाद आता है आइसोस्टर्स, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है और इंपॉर्टेंट है। आइसोस्टर्स में दरअसल में ऐसे आपको सब्सटेंस लेने होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 एटम है, कार्बन ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन में 2 एटम है, 2 नाइट्रोजन, और दोनों में एटम का नंबर भी 2-2 है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें सेम होते हैं 14। तो इन्हें एक दूसरे का आइसोस्टर बुलाया जाएगा। और एक और टर्म होता है आइसोडाइफर, ये भी आपके लिए शायद नया हो सकता है। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर, सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आता है। जैसे सोडियम 13 और क्लोरीन 35, इन दोनों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो 1 आए। तो ये सारे टर्म्स याद रखना, किसी के ऊपर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आगे बात कर लेते हैं प्लांक की क्वांटम थ्योरी के बारे में, क्योंकि याद रखना रदरफोर्ड का मॉडल गलत था, उस मॉडल को अभी हमें सुधारना है। इस मॉडल को सुधारने में बोर ने हमारी हेल्प करी थी और बोर ने यूज करा था प्लांक की क्वांटम थ्योरी। अब प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि हमारी दुनिया में आसपास जितना भी ऐसा चीजें हैं जो एनर्जी रेडिएट कर रही हैं, जैसे स्टार्स, हमारा सन एनर्जी रेडिएट करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे घर में है वो एनर्जी रेडिएट करता है, हम कैंप फायर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, जो फायर है वो एनर्जी रेडिएट कर रही है। तो ऐसी कोई भी चीज जो एनर्जी रेडिएट करती है वो एनर्जी लगातार कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं करती, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में करती है, और इन पैकेट्स को प्लांक ने बुलाया क्वांटा, और बाद में इसका पॉपुलर नाम रख दिया फोटोन। तो कोई भी चीज अगर एनर्जी रेडिएट करती है तो उस एनर्जी को आप ऐसा मानो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे ये वाटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ऐसे वो एनर्जी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, इन्हें बुलाते हैं फोटॉन्स। हालांकि ये पार्टिकल नहीं है, एनर्जी के पैकेट्स हैं। और प्लांक ने यह भी बताया कि इस एक एनर्जी के पैकेट यानी फोटोन की एनर्जी कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए एक बात याद रखना, हर रेडिएशन वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी। तो किसी भी फोटोन की भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, और उसकी एनर्जी निकालने में वही काम आएगा। तो किसी भी फोटोन जो वेव का आप इमेजिन कर सकते हो पार्ट है, उसकी एनर्जी होती है h इंटू न्यू, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी है। और क्योंकि ये सारे फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो इनका स्पीड इनकी फ्रीक्वेंसी और इनके वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हर वेव की वेवलेंथ भी होती है फ्रीक्वेंसी की तरह। तो यहां से अगर लैम्डा की वैल्यू निकाली जाए, सॉरी न्यू की वैल्यू निकाली जाए, वो सी अपॉन लैम्डा आएगी, और उसे यहां पुट करोगे तो फॉर्मुला बनेगा एनर्जी ऑफ फोटोन का एच सी अपॉन लैम्डा, जहां पर एच है प्लांक कांस्टेंट, उसकी ये वैल्यू है, न्यू फोटोन की फ्रीक्वेंसी या उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है जिसका वो फोटोन है, ऐसे ही लैम्डा उस फोटोन की वेवलेंथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ है, और सी स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है। बट न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हम अक्सर इन फॉर्मुलों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप नोटिस करो एच और सी तो कांस्टेंट है, क्यों ना हम इन कांस्टेंट को पहले ही सॉल्व कर ले। तो जैसे आप पहले सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है 12,400, लेकिन ये वैल्यू आप तब रखोगे अगर आप लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंगस्ट्रॉम में रख रहे हो, और जब इससे आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकालोगे तो वो जूल में नहीं आएगी, जो कि एनर्जी की एसआई यूनिट है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि यार फोटोन बहुत छोटा एनर्जी का पैकेट है, इसकी एनर्जी बहुत कम आती है, और इतनी कम एनर्जी को अगर जूल में बताओगे तो ये नंबर बहुत छोटा आता है। तो उस नंबर को सही से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे मेजर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की एक यूनिट है, और ये बहुत छोटी यूनिट होती है। इसकी वैल्यू आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी इतनी छोटी एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। इसलिए फोटोन की एनर्जी अक्सर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताते हैं अगर आप एक फोटोन की एनर्जी बता रहे हो। ऐसे ही अगर आप लैम्डा को नैनोमीटर में लोगे तो 12,400 की बजाय बस 1240 रख दोगे। इस तरह से हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जितना भी हम रेडिएशन देखते हैं, इसको इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इसी को बुलाया जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। तो हमारे पास गामा रेज होती हैं तब तक जब तक वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से छोटी रहे। उसके बाद एक्स रेज आती हैं 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर,
और ये वही एक्सरेज है जो हमारी हड्डी वगैरह टूट जाने पर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में। जैसे आप 10 नैनोमीटर को क्रॉस करते हो और 400 नैनोमीटर तक रहते हो, इस रेंज में रहते हो, उसे बुलाया जाता है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, जिनसे हम सन से भी वो आती हैं हर मतलब सन से तो ऑब्वियसली आती ही आती हैं और बहुत सारे रेडिएशन से भी आती है। तो उसमें जो वेवलेंथ आएगा वो 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। उसके बाद एक छोटा सा रेंज आता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर या ऑलमोस्ट 800 नैनोमीटर। ये वो वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स हैं या ये वो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन है जो ह्यूमंस को दिखता है। यानी अगर 400 नैनोमीटर का कोई भी फोटोन हमारी आंख के अंदर गया तो हमारी आंख उसे वॉयलेट कलर से पहचानेगी। अगर 700 या 700 ऊपर से 700 से 800 के बीच का कोई फोटोन हमारी आंख के अंदर गया तो हमारी आंख उसे, हमारा ब्रेन उसे रेड कलर से डिटेक्ट करता है। तो एक्चुअल में कलर जैसी कोई चीज नहीं होती है, एक्चुअल में हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं और यही फोटॉन्स जब हमारी आईज के अंदर जाते हैं, रेटिना पर जाते हैं, रेटिना के थ्रू कोन्स रॉड से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा दिमाग उसका एक कलर बनाता है। फिर ऐसे उसके आगे इंफ्रारेड मिलता है और फिर रेडियो वेव्स मिलती है। ये स्पेक्ट्रम याद रखना बहुत काम का होता है। बाकी अब इसी प्लांक क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके बोर ने अपने एटम के मॉडल को प्रपोज करा दुनिया के सामने। उन्होंने सबसे पहले ये चीज बताई कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस सेंटर में होता है जिसमें प्रोटॉन्स भरे होंगे, न्यूट्रॉन्स भरे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इन ऑर्बिट्स को आप शेल बुला सकते हो, एनर्जी लेवल बुला सकते हो या ऑर्बिट भी बुला सकते हो। इन ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिए KLMN, जिन्हें बाद में नंबर दे दिया गया 1 2 3 4। अब साथ साथ उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तभी प्रेजेंट हो सकता है अगर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π, जो कि एक कांस्टेंट नंबर आएगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा है एंगुलर मोमेंटम h/2π का, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं रह सकता। यानी अगर मान लो यहां बीच में किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, इलेक्ट्रॉन इस बीच जगह पर नहीं मिलेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन इस बीच जगह पे नहीं मिलेगा, इस बीच पे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ इन्हीं फिक्स ऑर्बिट में मिलेगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, यहां पर n की वैल्यू दरअसल में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट का नंबर बताती है। अगर n की वैल्यू 1 आई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, 2 आई तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, 3 आई तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, सो ऑन। और ये जो पूरा टर्म है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस, इसे बुलाया जाता है एंगुलर मोमेंटम। ये याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। बाकी दरअसल में बोर एटॉमिक मॉडल के अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात बताएं तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है या इस ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है। और जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तब तक वो एनर्जी लूज नहीं करता है। और अगर एनर्जी लूज नहीं करेगा तो न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा और एटम स्टेबल रहेगा। याद रखना, रदरफोर्ड के मॉडल को इन्होंने इसी पॉइंट से करेक्ट करा था। लेकिन उन्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए यह बताना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी एब्जॉर्ब या लूज कर सकता है। तो उन्होंने बताया किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी लूज या गेन करता है जब उसे ऑर्बिट चेंज करनी है। याद रखना, अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग थी। मान लो इस ऑर्बिट की एनर्जी 10 जूल है और बाहर वाले की 50 जूल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाना है तो उसे एक्स्ट्रा 40 जूल एनर्जी चाहिए और यही वो 40 जूल एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है या फोटॉन्स के फॉर्म में एमिट करता है। अगर उसे कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में जाना है तो ये फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, जैसे तुम अभी देख रहे हो, और अगर ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आएगा तो ये फोटोन रिलीज करेगा। और नोटिस करना, कितनी एनर्जी का फोटोन ये लूज या गेन करेगा, तो उतनी ही एनर्जी का फोटोन ये लूज या गेन करेगा जिससे वो दो ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज कर ले। जैसे मैंने बोला, यहां पर अगर 10 जूल की एनर्जी थी और यहां पर इलेक्ट्रॉन की 50 जूल की एनर्जी है, तो उसे बस रिमेनिंग 40 जूल एनर्जी चाहिए। तो हमारे फोटोन की एनर्जी 40 जूल होनी चाहिए, यानी इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। मान लो बाहर वाली ऑर्बिट की एनर्जी EF है और अंदर वाली ऑर्बिट की एनर्जी EI है, तो हमारा फोटोन की एनर्जी EF माइनस EI के बराबर होगी। और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने रटा था h न्यू। तो न्यू की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो आएगा EF माइनस EI अपॉन H, वही यहां पर लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन एटम में तभी फोटोन एब्जॉर्ब या रिलीज करता है जब वो दो ऑर्बिट्स के बीच में एक्सचेंज होता है। और इसी चीज का इस्तेमाल करके रदरफोर्ड ने थोड़ी सी मैथ, थोड़ी सी फिजिक्स लगाकर एटम के बारे में बहुत सारी बातें बताई। लेकिन बोर के मॉडल की भी एक बड़ी ड्रॉबैक है कि ये मॉडल सिर्फ काम करता है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब ऐसी चीजें जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। उसके सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है,
हीलियम में वैसे 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 होता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, लेकिन एलाइड 2+ अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इस हर स्पीशीज में एक ही इलेक्ट्रॉन है पर प्रोटॉन अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे ही बेरिलियम में 4 प्रोटॉन होते हैं, बट बेरिलियम 3+ आयन में प्रोटॉन 4 होंगे, इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। तो उन्होंने थोड़ी सी मैथ लगाकर इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसकी रेडियस का हमें ये फॉर्मूला दिया। डेरिवेशन पे अभी नहीं जाते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स है ये याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जितने भी ये टर्म्स हैं आप देख रहे हो कांस्टेंट है। वेरिएबल के नाम पे बस यहां पर 2 चीजें हैं, एन और जेड। एन है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और जेड हमारे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का एटॉमिक नंबर है। तो जब इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं तो बड़ा छोटा सा नंबर आता है 0.529, और इस वैल्यू को रखने पर हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकल कर आएगा एंगस्ट्रॉम में। और अगर यहां पर हम लोग n की वैल्यू 1 रख दें, z की वैल्यू 1 रख दें, तो r जो आता है Rn उसे R0 बुलाया जाता है, और n और z अगर 1 1 रखोगे तो R0 आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। और इसे एक बहुत पॉपुलर नाम से जाना जाता है, इसे बोर रेडियस बुलाया जाता है। ऐसे ही आपको कोई भी ऑर्बिट या कोई भी एटॉमिक नंबर दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो बोर की रेडियस उस ऑर्बिट की। बट याद रखना ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे काम करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा। फिर रेडियस और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले की हेल्प से उन्होंने वेलोसिटी भी निकाल दी। उन्होंने बताया कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का इतना लंबा फॉर्मूला आता है, या फिर आप फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन बहुत सारे टर्म कांस्टेंट होने की वजह से फाइनल फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा वो है ये 2.18 इंटू 10⁶ Z by n मीटर पर सेकेंड। नोटिस करना यहाँ पर n²/z है, बट यहाँ पर Z/n है। यही चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। और अगर वेलोसिटी मिल गई है तो आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो हाफ mv² के फॉर्मूले से। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी से निकाली जा सकती है। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे यहां बुलाते हैं टाइम पीरियड। तो मैं ये बोर रेडियस वाला टर्म हटा देता हूं ताकि आपको ये आराम से दिखाई दे। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2πr/vn, और इसे सॉल्व करने पर भाई r है रेडियस और v है वेलोसिटी, दोनों की वैल्यू अगर आप सेम ऑर्बिट के लिए रखोगे तो सॉल्व होकर आता है 1.52 इंटू 10⁻16 n³/z²। और टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को बुलाया जाता है रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर मारेगा, क्योंकि गोल गोल चक्कर मार रहे हैं ना, तो एक सेकंड में हो सकता है बहुत सारे चक्कर मार ले। तो बहुत सारे चक्कर मारेगा तो कितने चक्कर मारेगा वो आ जाती है वैल्यू Vn/2πr, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, और यहां डेसिमल होगा 0.657 इंटू 10⁻16 Z²/n³। मैं एक बार ये नंबर चेक कर लूंगा कहीं टाइपिंग मिस्टेक ना हो गई हो। बाकी आगे बात कर लेते हैं बोर के कंक्लूजन की। बोर ने इस मॉडल को इस्तेमाल करके क्या क्या अपनी बातें कंक्लूड करी। सबसे पहला उन्होंने टोटल एनर्जी भी निकाल के दी एटम के बारे में, कि एटम में इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में है तो एनर्जी कितनी आएगी। तो टोटल एनर्जी वैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम आता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप ये रख सकते हो kZe²/2r। k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है। Z एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, R रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है kZe²/r। नोटिस करो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल आ रही है, दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू ये आती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट हाफ होती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी हो गई, इसी फॉर्मूले में पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई है। बाकी सारी वैल्यूज अगर आप पुट करते हो, आर की वैल्यू पुट करते हो, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला ये आता है। ये लंबा सा फॉर्मूला थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, एग्जाम के जस्ट नियर आप इसको याद कर लेना ताकि एग्जाम वाले दिन आपको हेल्प करे। अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए आपको ये डेटा जरूरत पड़ेगी, जहां पर हमने सारे कांस्टेंट रखकर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला निकाल दिया है। ये फॉर्मूला जूल पर एटम में है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जूल में बताएगा एक एटम के लिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट आता है -13.6 इंटू Z²/n²। इस फॉर्मूले में याद रखना Z² न्यूमरेटर में है, n² डिनोमिनेटर में। और जूल पर मोल में निकालोगे, किलो जूल पर मोल में, तो -1312 इंटू Z²/n² आता है। और ये एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब है इतनी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर फंसा हुआ है, रुका हुआ है। अगर इतनी ही एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन को दे दी तो इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के बाहर भाग जाएगा और एटम आयनाइज हो जाएगा। तो कई बार इसके ऊपर सवाल पूछे जाने के लिए वो ये पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर चौथी ऑर्बिट में है तो बताओ चौथी ऑर्बिट में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो इनडायरेक्टली वो आपसे चौथी ऑर्बिट की एनर्जी ही पूछ रहे हैं, क्योंकि उतनी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन वहां रुका हुआ है, उतनी एनर्जी दे दोगे वो आयनाइज हो जाएगा मेरे भाई। मुझे उम्मीद है मेरी ये वाली बात आप लोगों को बड़े आराम से पकड़ में आई है। अपनी कहानी को हम लोग आगे चला सकते हैं। अब इस मॉडल की हेल्प से बोर ने कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करा इसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ लेते हैं।
तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है कि हाइड्रोजन गैस को अगर हम बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो भी रेडिएशन अपने अंदर से एमिट करने लगती है। अब जब इस रेडिएशन को प्रिज्म के थ्रू पास करा गया तो हमें दिखाई दिया कुछ छोटी छोटी स्पेक्ट्रल लाइंस। ये लाइंस बिल्कुल वैसे ही बन रही हैं जैसे आप व्हाइट लाइट के सामने जब प्रिज्म रखते हो तो वो प्रिज्म उसका विब्ग्योर बना देता है। पर विब्ग्योर और इस स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपने रेनबो बनते देखा है जो कि विब्ग्योर होता है, उसमें सारे कलर कॉन्टिन्यूसली बनते रहते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं आता, बट यहां पर हमें वो गैप देखने को मिलता है। इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बुलाते हैं। और यहां पर हाइड्रोजन से ये एमिट हो रहा है तो इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। और बामर नाम के एक साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट में मिलने वाले कलर की वेवलेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला बता दिया था। उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बताया था जिससे ये सारी वेवलेंथ निकल सकती हैं। जैसे यहाँ पर ये सारी वेवलेंथ लिखी है 656, 486, 434, 410। और याद करो मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जो हमारा स्पेक्ट्रम था रेडिएशन का, उसमें 400 नैनोमीटर से 700-800 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट है। और नोटिस करो ये जितनी भी वेवलेंथ आ रही है सब विजिबल लाइट के अंदर आ रही है। तो बामर ने एक फॉर्मूला बताया था जिससे हम ये बता सकते थे कि कौन कौन सी लाइटें यहां पर हमें देखने को मिलेंगी या कौन कौन सी कलर की वेवलेंथ हमें यहां पर देखने को मिलेगी। और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था 1/λ एक कांस्टेंट, साथ में आया था 1/2² माइनस 1/n², जहां पर n की वैल्यू 2 से बड़ी आ सकती थी, 3, 4, 5, 6, और ये कांस्टेंट आता था रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बामर ने ये फॉर्मूला बहुत पहले बता दिया था और बोर ने ये फॉर्मूला कैसे आया उसे एक्सप्लेन करा। एंड लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, बामर ने विजिबल लाइनें ढूंढी थी और विजिबल लाइनें ढूंढना बड़ा आसान था क्योंकि हमें दिखाई दे रही थी। बट ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को फिर और एडवांस इक्विपमेंट की हेल्प से स्टडी करा और उन्होंने और अलग अलग दरअसल में सीरीज ढूंढी। और जब उन्होंने सीरीज ढूंढी तो उन्होंने बामर के फॉर्मूले में छोटे छोटे चेंजेस करे और अपनी वेवलेंथ बताई, जैसे कि क्या नाम है, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट और फुन। तो लाइमन ने जो कि अल्ट्रावायलेट रेज में, अल्ट्रावायलेट रीजन में उनकी सारी रेज आ रही थी। अल्ट्रावायलेट हमें ह्यूमन आइज को दिखता नहीं है, यहां पर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अलग इक्विपमेंट से उन्हें ढूंढा जा सकता है। तो उन्होंने इन वेवलेंथ को निकालने के लिए फॉर्मूले में बस एक छोटा सा ट्विक करा, 2 की जगह 1 रख दिया और लाइमन सीरीज का फॉर्मूला बन दिया। पास्चन ने 3 रख दिया, ब्रैकेट ने 4 और फुन ने 5। लेकिन अगर फुन ने 5 रखा तो उन्होंने n की वैल्यू 6 से लेना बताया। जब ब्रैकेट ने यहां पर क्या नाम है 4 रखा तो उन्होंने कहा n की वैल्यू 5 से रखना। लेकिन कोई भी दुनिया में ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये फॉर्मूले काम क्यों कर रहे हैं। बोर ने इसे अपने मॉडल से एक्सप्लेन करा, कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखना बोर ने बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉन फोटोन तब निकालता है एटम में से जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है। और दूसरी बात, जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी ऑफ फोटोन उन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो एनर्जी ऑफ फोटोन थर्ड एनर्जी और फर्स्ट एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। अब इसी से उन्होंने सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन करे कि क्यों बामर के लिए, लाइमन के लिए, पास्चन, ब्रैकेट, फुन सबके लिए ये नंबर बार बार बदल रहा था। ब्रैकेट के क्या नाम है, बामर के लिए 2 आ रहा था ये नंबर, लाइमन ने इस फॉर्मूले में यहां पर 1 रखा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम था, यहां पर 1 रखा, लाइमन ने, बामर ने 2, ब्रैकेट ने 3, फुन ने 4, ऐसे करते करते, सॉरी, ब्रैकेट ने 4, फुन ने 5। तो कैसे एक्सप्लेन करा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने बताया भैया एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा, जो कि h न्यू या sc/λ होता है, वो इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। अब यहाँ पे वैसे तो नंबर मैंने E3 और E1 लिया तो मैं समझाने के लिए, बट ये कुछ भी हो सकता है। तो इसे E फाइनल माइनस E इनिशियल बोल देते हैं या EF माइनस EI बोल देते हैं, फाइनल इनिशियल को छोड़ो। EF का मतलब और जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका नंबर, और EI में I का मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन 5वीं से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो F होगा 5 और I होगा 3। अब यहां से अगर हम फॉर्मूला निकालें तो C/λ क्या आ जाएगा, EF माइनस EI/h। मैंने इसको बराबर कर दिया। और यहां पर EF क्या है, हमारी F वाली ऑर्बिट का एनर्जी, और EI क्या है, I वाली ऑर्बिट की एनर्जी। तो यार ये ऑर्बिट की एनर्जी निकालना हमने सीखा है। अभी हम लोगों ने बोर के मॉडल में किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला निकालना सीखा है, ये। तो आप ये वाला फॉर्मूला रख दो या ये वाला फॉर्मूला रख दो। हम ये वाला फॉर्मूला रख दे रहे जूल में क्योंकि SI यूनिट में है। तो ये फॉर्मूला जब हमने रखा तो हमने बस क्या करना है, ये जो हमारा EF है उस फॉर्मूले में हमारी जो ऑर्बिट का नंबर हो जाएगा वो NF हो जाएगा, और EI में ऑर्बिट का नंबर INI हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू जब आपने यहां पे डाली तो हमारा फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया, 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷। अब Z न्यूमरेटर में दोनों जगह से कॉमन हो गया, 1/ni² माइनस 1/nf² आ गया। दरअसल में ये नेगेटिव था, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए I² वाला टर्म
पॉजिटिव है और NF स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है। और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसी को बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। आप चाहो तो इस फॉर्मूले में इस पूरे कांस्टेंट नंबर की जगह RH रख सकते हो, RH रख दोगे तो इस इक्वेशन को बुलाएंगे रिडबर्ग इक्वेशन। अब नोटिस करो ये इक्वेशन बिल्कुल उसी फॉर्म की तरह मैच कर रही है जो बामर लाइमन सारे अपने फॉर्मूले बता रहे थे। अब जब रिडबर्ग इक्वेशन इन्होंने बता दी तो जरा अपने कॉन्सेप्ट से बताइए बामर ने, सॉरी बोर ने। अब बोर ने अपने फॉर्मूले से कैसे लाइमन बामर सीरीज के फॉर्मूले एक्सप्लेन करे उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल इस रिडबर्ग इक्वेशन में याद रखना Ni में I वो ऑर्बिट नंबर है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, NF में F वो ऑर्बिट नंबर है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर बामर सीरीज के लिए आपको बात करनी है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकंड ऑर्बिट में आकर रुकेगा, तो Ni का I हो जाएगा 2। अब वो आ कहां से सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं से भी आ सकता है। तो बोर ने कुछ ऐसा आइडिया बताया सारी सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि भैया हाइड्रोजन में हर बार इलेक्ट्रॉन जब भी किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो जो फोटोन की वेवलेंथ निकलेगी वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी। तो लाइमन का फॉर्मूला क्यों सही है, तो उन्होंने देखा Ni की वैल्यू अगर 1 रख दी जाए और NF की वैल्यू 1 से बड़ा कोई भी नंबर रख दी जाए तो वो सारी वेवलेंथ आती हैं जो लाइमन ने ढूंढी थी, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस के अंदर आएंगी। तो अपने फॉर्मूले से उन्होंने लाइमन का फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि Ni की वैल्यू 2 अगर रख दे तो इसका मतलब है बामर का फॉर्मूला फॉलो होने लगा। तो अब इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या बताया कि ये फॉर्मूले कैसे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि लाइमन के फॉर्मूले में दरअसल में हो क्या रहा था, यूवी रेस कब आ रही थी, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से जंप कर रहा था फर्स्ट ऑर्बिट में। अब ये सेकंड से भी जंप कर सकता है, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, तभी तो आप NF में लाइमन सीरीज में n की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी ले सकते थे। तो ये 2 3 4 जो पहले सिर्फ नंबर थे, अब दुनिया को उनका मतलब पता चला कि 2 3 4 का मतलब है इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑर्बिट से जंप कर रहा है, और Ni 1 आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन जब भी फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा हमेशा हमें मिलेगी यूवी रेस या फिर लाइमन सीरीज। फिर ऐसे ही अगर बामर सीरीज के बारे में बात करें जो कि विजिबल रीजन के अंदर आएगी, तो इसके लिए Ni की वैल्यू 2 आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आके रुक जा रहा है। आ तो किसी हायर ऑर्बिट से रहा है लेकिन सेकंड ऑर्बिट में आके रुक जा रहा है। ऐसे ही पास्चन के लिए थर्ड ऑर्बिट में आके रुकेगा पर आएगा कहां से, 4 5 6 से। ऐसे ही ब्रैकेट के लिए फोर्थ ऑर्बिट में आके रुकेगा और फुंड के लिए 5 में। ऐसे ही हम्फ्री भी आती है। और इनके कलर रीजन याद रखना कि इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है बामर का जो विजुअल रीजन है, लाइमन का जो यूवी रेज है। इसके अलावा थोड़ी बहुत बातें और हमें पता चली थोड़ी सी मैथ लगाकर कि अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट से एक सर्टेन ऑर्बिट में आ रहा है तो वो बहुत सारी लाइंस बनाता है, जो आपने अभी फिगर में देखी भी थी बड़े से डायग्राम में। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी उसको निकालने का ये फॉर्मूला आता है NF माइनस NI मल्टीप्लाई NF माइनस NI प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है मतलब बामर सीरीज है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनाएगा, यानी कितने अलग अलग कलर के फोटॉन्स निकालेगा या कितने अलग अलग वेवलेंथ के फोटॉन निकालेगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले में NF की जगह 5 रखा, NI की जगह 2 रख दिया। इसके अलावा एक और बात कि अगर ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में आ रहा है तो वो कब मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा, यानी उसे कौन सी ऑर्बिट से आना चाहिए जिससे वो मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन एमिट करे। तो अगर इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन एमिट करना है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में आने के लिए, तो वो उससे जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट से ही जंप करेगा। यानी जैसे मान लो अगर कोई पूछ ले कि बामर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन कब आएगा, तो आपको पता है बामर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकंड ऑर्बिट में आके रुकेगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ वो तब देगा अगर वो थर्ड से जंप करे। कई बार बच्चों को लगता है मैक्सिमम के लिए तो सबसे बाहर से जंप करेगा, और सबसे बाहर का मतलब है इनफाइनाइट ऑर्बिट से, पर नहीं, मैक्सिमम वेवलेंथ में आपको जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट से जंप कराना है। ऐसे लाइमन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, तो लाइमन में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ जस्ट सेकंड वाली से जब कूदेगा तब आएगा। और मिनिमम के लिए उल्टा हो जाएगा। मिनिमम में क्या हुआ, आपको इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट यानी एटम के बाहर से उस ऑर्बिट में भेजना होगा। तो याद रखना वेवलेंथ के केस में ये होता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट से ऑर्बिट में जंप करेगा, और मिनिमम के लिए इनफाइनाइट यानी एटम के बाहर से जंप करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए उल्टा हो जाता है और एनर्जी के लिए उल्टा हो जाता है। यानी जब आपको लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा इस केस में, तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन मिनिमम मिलेगा। ऐसे ही जब लैम्डा मिनिमम मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन मैक्सिमम मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आपने एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। और इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, न्यू और लैम्डा में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और अगर इनवर्स रिलेशन है तो एक चीज अगर मैक्सिमम होगी तो दूसरी मिनिमम हो जाएगी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये डेटा याद रखना बहुत काम का है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम लोग प्लांक की क्वांटम थ्योरी से भी प्रूव कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहानी होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में
जब एक सही एनर्जी का फोटोन मेटल के ऊपर हम गिराते हैं तो हमने अक्सर ऐसा देखा है कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इसी फिनोमेना को बुलाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर किसी भी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इस मिनिमम एनर्जी को उस मेटल का वर्क फंक्शन बुलाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये कोई मेटल है, उसको उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो इस मेटल का वर्क फंक्शन 10 जूल बोला जाएगा। और अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए तो इस फोटोन की एनर्जी 10 जूल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर 10 जूल हुई तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल पाएगा, बट क्या हो अगर ज्यादा एनर्जी हो जाए, 20 30 40 जूल एनर्जी अगर आपने फोटोन की दे दी तो फोटोन के पास लेट से 50 जूल एनर्जी है, पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए सिर्फ 10 जूल एनर्जी चाहिए, सिर्फ 10 जूल एनर्जी चाहिए। पता नहीं मैंने क्या बोल दिया था। तो अगर 10 जूल एनर्जी चाहिए तो मेरे भाई बाकी जो 40 जूल एनर्जी है उसका क्या होगा? तो वो सारी 40 जूल एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ले जाएगा, क्योंकि एनर्जी को कंजर्व रहना चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक इक्वेशन दे दी, उसे बुलाया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। उन्होंने बस इतनी सी बात बोली कि ये जितनी भी फोटोन की एनर्जी तुम भेजोगे ये दो जगह यूज होगी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उसमें, प्लस जितनी एनर्जी बच जाएगी वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। बाकी एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है एच न्यू। फाई नॉट को आप एच न्यू नॉट बोल सकते हो, जहां पर न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन है जो मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराएगा, बट काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं देगा। बाकी एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है मेरे बच्चे, यहां पर इसका ग्राफ। दरअसल में हम लोग यहां पर अगर ध्यान से देखें इस फॉर्मूले से फाई नॉट को अगर मैं इधर भेज दूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा फोटोन की एनर्जी जो कि एच न्यू है, फाई नॉट इधर आ जाएगा तो माइनस में। अब इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी को अगर वाई एक्सिस पे बनाया जाए और फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे, तो ये इक्वेशन फॉर्म ले रही है y इक्वल टू mx माइनस सी। और इस तरह की कोई भी इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगी, और यहां पर स्लोप जो है वो निगेटिव आ रहा है, तो हमारा जो फाई नॉट है वो जहां पर स्ट्रेट लाइन कट करेगी वाई एक्सिस को, वो निगेटिव वैल्यू हमें दरअसल में वर्क फंक्शन दे देगी। तो ये जो भी होगा ये दरअसल में हमारे मेटल का वर्क फंक्शन है, और ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, एक्स एक्सिस पे है फ्रीक्वेंसी, तो हमें मिलती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये डेटा याद रखना, कभी कभी इंफॉर्मेशन से डेटा पूछ लेंगे। बाकी इसमें एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो क्या होता है? देखो फोटोन जब मेटल के ऊपर गिर रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकले, करंट बहा, लेकिन अगर इस प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर दें तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देने से वो अब धीरे धीरे इसकी तरफ वापस आने लगेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप इसको इतना पॉजिटिव चार्ज दे दो कि फोटोन अब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाए, तो हम इस पॉजिटिव चार्ज देने के लिए जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसे बुलाया जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लेट को दिया हुआ वो पोटेंशियल होता है जो फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकता है। और इसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि यहां से जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आएगी उसे तुम इलेक्ट्रॉन के चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर रख देना। काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाल लेना, क्योंकि फोटोन कितनी एनर्जी का है तुम्हें पता होगा, वर्क फंक्शन तुम्हें पता होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो निकल आएगा कि इसे स्टॉप करने के लिए कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। बाकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं डी ब्रॉय वेव इक्वेशन के बारे में। तो जैसे ना प्लांक ने और बाकी साइंटिस्टों ने बताया कि लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट मैटर की भी तरह बिहेव करती है क्योंकि छोटे छोटे फोटॉन से वो मिलकर बनी है, और वेव की तरह भी बिहेव करती है। ऐसे ही डी ब्रॉय ने बताया कि जस्ट लाइक लाइट मैटर भी डुअल बिहेवियर शो करता है, यानी अगर मैटर मूव कर रहा है तो वो उसमें पार्टिकल नेचर तो है ही, लेकिन उसके मूव करने की वजह से उसमें वेव नेचर भी आ जाता है। और जब लोगों ने पूछा भैया वेव नेचर के लिए वेवलेंथ जरूरी होती है कैसे निकालें, तो उन्होंने कहा मैं बता के देता हूं ना, फॉर्मूला ये होता है मेरे भाई कि कोई भी मैटर अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका मास m है, तो m इंटू वी उसका मोमेंटम होगा, और इस मोमेंटम की वजह से उसमें वेवलेंथ आएगी जिसका फॉर्मूला आएगा h अपॉन mv। mv को आप मोमेंटम p से भी डिनोट कर सकते हो, और मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर लिखना है तो ये फॉर्मूला आ जाता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है कि यार ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये दरअसल में बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करेगा, प्लैनेट्स के ऊपर काम नहीं करेगा, आप मैं भाग रहे हो हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी या वेलोसिटी आप कैसे देते हो? तो इलेक्ट्रॉन को आप वेलोसिटी देते हो पोटेंशियल की हेल्प से। जैसे पीछे आपने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को रोक लिया था, ऐसे अगर आप उल्टा पोटेंशियल दे दो तो वो भागेगा, उसे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आप पोटेंशियल की हेल्प से अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वेवलेंथ का फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाता है √2m q इंटू वी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ
फोटोन जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो Q इंटू वी तो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज। याद रखना यहाँ पर वी वोल्टेज या पोटेंशियल है। तो आप इस तरह से फोटोन की फोटोन कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हो, और इसे डी ब्रॉय नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप करा था। बट एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई, डी ब्रॉय वेवलेंथ सिग्निफिकेंट नहीं होती है बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसी चीजों के लिए ही बड़ी काम की है। पर यहीं से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है। अब हमने पढ़ा कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अगल बगल चक्कर लगाएगा गोल गोल ऑर्बिट में, बट ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो वेव के फॉर्म में चक्कर लगाएगा। तो वेव के फॉर्म में चक्कर कैसे लगाएगा? तो कुछ इस तरह से चक्कर लगाएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से, वेव आपको पता है इस तरह से ट्रैवल करती है, तो हमारी ये इलेक्ट्रॉन की एक वेव बनी, ये दूसरी वेव बनी, सॉरी ये कहां गया, ये अपनी तीसरी वेव बनी, और ये चौथी वेव बनी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से वेव नेचर अपना शो करते हुए एटम के अंदर मूव करेगा, कुछ ऐसा उनका मानना था। तो जब दुनिया ने उनसे पूछा कि भैया वेव के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेगा तो इस ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस और वेव के जितने नंबर बन रहे हैं उनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? उनका हाँ है, बिल्कुल है। और उन्होंने बताया कि यार किसी भी ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस है, जिसका फॉर्मूला होगा 2πrn, जहां पर rn आप बोर के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, तो वो उस वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू n के बराबर आएगा, जहां पर n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस 4 इंटू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और ये बात यहां पर मेंशन भी है कि भैया नंबर ऑफ वेव्स किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की उतनी ही होती है जितना उसका ऑर्बिट का नंबर है। जैसे यहां पर अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी आई, 1 2 3 4, तो इस फॉर्मूले का मतलब है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की टोटल वेव 4 बनी है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फोर्थ ऑर्बिट में रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में उतनी ही टोटल वेव बनाता है जितना ऑर्बिट का नंबर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है वो बस एक ही वेव बना पाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो 2 वेव कंप्लीट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 वेव, फोर्थ ऑर्बिट में है तो 4, ऐसे ही सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो। तो इस तरह से सरकमफ्रेंस और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में हम रिलेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, और ये बाद में प्रूव भी हुए, बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करा। बाकी आगे बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। वो ये बुलाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप, ये इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए मोमेंटम और पोजीशन का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए जैसे आप फोटोन गिराओगे वो कहीं और चला जाएगा, तो पोजीशन बदल जाएगी, मोमेंटम बदल जाएगा। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया कि जो अगर डेल्टा एक्स हम मान लें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो ये हमेशा h/4π से बड़ा आएगा। और अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम की जगह मास इंटू वेलोसिटी रखोगे, मास कांस्टेंट है तो दूसरी साइड भेज दिया, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी h/4π से बड़ा आएगा, 4πm से बड़ा आएगा। अब ये फॉर्मूले तो हमें रटे होते हैं। अब इसका एक ये वर्जन होता है एनर्जी और टाइम का, अक्सर बच्चों को ये नहीं रटा होता, तो ये मैं ढूंढने के लिए तुम्हारे लिए आया हूं। एनर्जी के टर्म्स में जो हमारे लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो होता है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम, h/4π से बड़ा होता है। यहां पर एक बात याद रखना, h/4π को h/2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि h का मतलब होता है h/2π। बाकी आगे एक बात करें तो अगर आप अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ के टर्म में निकालो, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो डी ब्रॉय ने बताया था उसकी वेवलेंथ भी होगी, तो वेवलेंथ की अनसर्टेनिटी में ये फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4π। ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है। बाकी आगे बात करें क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत काम की चीज है। तो क्वांटम नंबर्स को समझने के लिए पहले समझते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। ये दरअसल में एक 3 डायमेंशन स्पेस होता है न्यूक्लियस के बाहर, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हमने समझा था बोर मॉडल में एटम में न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एटम में न्यूक्लियस के बाहर शेल्स या ऑर्बिट्स होती हैं, और उन शेल या ऑर्बिट में छोटे छोटे सबशेल्स होते हैं, और इन्हीं सबशेल में ऑर्बिटल होते हैं जो कि एक 3 डायमेंशन शेप है, और इसी में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम इन हर टर्म को एक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्हीं को हम लोग 4 क्वांटम नंबर लगते हैं यहाँ पर, एक शेल के लिए, एक सबशेल के लिए, एक ऑर्बिटल के लिए। और एक ऑर्बिटल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहां पर 2 स्पिन क्वांटम नंबर आ जाते हैं, तो टोटल 4 हमें क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं। इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है। इसे दरअसल में ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को, और नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4 होते हैं, तो इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक बहुत बड़ा यूज होता है कि अगर किसी भी एटम का प्रिंसिपल, अगर किसी भी ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, तो उसमें जो ऑर्बिटल होते हैं
वो n स्क्वायर के बराबर होते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, हमने अभी ये समझा कि ऑर्बिट या शेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे, तो अगर शेल का नंबर n है तो उसके अंदर ऑर्बिटल का नंबर n स्क्वायर होगा। ऐसे ही दूसरा आता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम L से डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सबशेल को, या कह सकते हो 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल को। जैसे हमें पता है ऑर्बिटल एक 3D शेप है, तो ऑर्बिटल का 3D शेप कैसा होगा ये L बताएगा। और कैसे बताएगा? L की जो वैल्यू होंगी वो 0 से स्टार्ट होती हैं और जाती हैं n-1 तक। अब L की वैल्यू 0 है तो हम उसे बुलाते हैं S सबशेल है, और S सबशेल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। L की वैल्यू अगर 1 है तो इसे P सबशेल मानते हैं, उसका शेप होता है डंबल। L की वैल्यू अगर 2 है तो ये D सबशेल है, उसका जो वैल्यू आता है वो आता है सॉरी उसका जो शेप आता है वो होता है डबल डंबल। और L की वैल्यू अगर 3 है तो उसका शेप उसको बुलाते हैं F सबशेल, और उसका शेप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर ऐसे ही L की वैल्यू अगर 4 है, 5 है, 6 है, हो सकती है L की वैल्यू थोड़कल ऐसी, उन्हें GHI सबशेल बुलाया जाएगा। और हर सबशेल के अंदर होते हैं दरअसल में ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें, विजुअलाइजेशन के थ्रू बात करें, तो जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है कि स्पेस के अंदर जो हमारा सबशेल है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। जैसे पी ऑर्बिटल हमें पता है डंबल है, अब हमें पता है डंबल तो कुछ इस तरह का होगा, लेकिन ये डंबल हमने एक्स एक्सिस में रखा है, वाई में रखा है, या जेड में रखा है, कहां रखा है, तो वो हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम ml से या सिर्फ m से डिनोट करते हैं। और किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालने के लिए हमें चाहिए होता है दरअसल में अजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि याद रखना शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। ऐसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकलेगा हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर, और अजीमुथल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू L पे डिपेंड करती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से +1 तक, सॉरी -L से +L तक आता है। यानी अगर हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 और +1 आएगा। और ये उतने ही नंबर आते हैं जितने उसमें ऑर्बिटल हैं। जैसे आपको पता है P में ना 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px, Py, Pz, और P ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 थी, तो जब L की वैल्यू यहां पर डालोगे तो ये -1 से 1 तक आएगा, यानी -1, 0 और +1 आएगा। तो एक ml Px को डिनोट करेगा, एक Py को और एक Pz को। इस तरह से होता है। बाकी किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो 2l+1 से निकाल सकते हो। L की वैल्यू अगर 0 है यानी S सबशेल है तो S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 1, P में 3, D में 5 और F में 7 एंड सो ऑन। दूसरा आता है, लास्ट आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो दो तरह के स्पिन आते हैं। क्वांटम नंबर ms से डिनोट करते हैं, S से, +½ और -½ +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए और -½ क्लॉकवाइज के लिए होता है। तो ये है हमारे सारे क्वांटम नंबर, उनका क्या मतलब होता है। अब इन क्वांटम नंबर्स के कुछ बड़े काम के पॉइंट्स और फॉर्मूले हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना। जैसे सबसे पहला क्वांटम नंबर अजीमुथल अगर आपको पता है तो उसकी हेल्प से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन का, इस फॉर्मूले की हेल्प से, h/2π × √L+1। आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से। आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, फॉर्मूले में आता है √n+2। Bm मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है, बोर मैग्नेट्रॉन बुलाते हैं, और n होता है उस एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का आपको नंबर पता है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जरूर आएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज्यादा आएगा हम बुलाएंगे वो एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है। यानी अगर किसी भी एलिमेंट में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी उल्टा करा जाता है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया जाता है और वो कहते हैं कि भैया बताओ इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मैंने अक्सर बच्चों को ये गलती करते देखा है, वो म्यू की वैल्यू यहां रख के एन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतनी खतरनाक क्वाड्रेटिक बनेगी ना, सॉल्व करने में परेशान हो जाओगे। इसका एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक होता है जो बड़े आराम से आप याद कर सकते हो, निंजा टेक्निक, कि डेसिमल के पहले जो इंटीजर लिखा है वही अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है, बस खत्म। तो अगर म्यू की वैल्यू 2.3 आ रही है और कोई पूछ ले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सीधे 2 बोल देना। बीएम बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती है। तो ये बड़ी सिंपल ट्रिक हमेशा काम करती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन इन शेल मैंने आपको बता दिया 2n स्क्वायर होंगे, n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल कितने होंगे, तो एक सबशेल में 2l+1 ऑर्बिटल होते हैं, उसके डबल उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है नोड्स का। नोड्स क्या होता है, नोड्स दरअसल में ऐसे रीजन होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है किसी भी शेल के अंदर या किसी भी सबशेल के अंदर। तो अगर आपको रेडियल नोड्स निकालने उनका नंबर आता है n-l-1, टोटल एंगुलर नोड्स निकालने तो उसकी वैल्यू आती है l, और टोटल नोड्स की वैल्यू आती है n-1। ठीक है,
और याद रखना एंगुलर नोड जैसी चीज हमेशा काम आती है दरअसल में पी डी और एफ ऑर्बिटल में, क्योंकि नोटिस करना अगर टोटल एंगुलर नोड एल है तो एस ऑर्बिटल के लिए तो एल की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे एस ऑर्बिटल में कभी हमें एंगुलर नोड नहीं मिलेगा, वहां रेडियल नोड मिलेंगे, टोटल नोड्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब पी ऑर्बिटल में जहां पर रेडियल नोड होता है वहां पर हमें एक नोडल प्लेन मिलता है। नोडल प्लेन का मतलब ऐसी जगह या ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एस सबशेल में हमें कभी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रेडियल नोड्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। अब यहां पर देखो, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये जो एस ऑर्बिटल के अंदर हमें खाली जगह मिल रही है, ये एक रेडियल नोड है। अब स्फीयर जैसी अगर हमें जगह मिल रही है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो वहां पर तो मेरे भाई क्या नाम है, कोई प्लेन नहीं मिलेगा ना, क्योंकि स्फीयर एक 3D शेप है, प्लेन एक 2D शेप है। तो याद रखना रेडियल नोड्स में आपको कभी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। नोडल प्लेन जैसी चीजें आपको पी डी और एफ ऑर्बिटल में ही देखने को मिलेंगी। बाकी आगे बात कर लेते हैं अबॉव प्रिंसिपल के बारे में, जो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन को हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भरना है। सबसे कम ऑर्बिटल की एनर्जी 1s की होती है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p एंड सो ऑन। और किसी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी या कम, वो n+l रूल बताता है। n ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n+l जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर n+l सेम हो जाता है तो उसका एनर्जी ज्यादा होती है जिसके n की वैल्यू ज्यादा होगी। बट ये एक टेबल है, ये एक डायग्राम है जो बच्चे एनसीईआरटी में से पढ़ते नहीं और मिस कर देते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है अबॉव प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में। देखो हमने पढ़ा है कि अबॉव प्रिंसिपल में 1s की एनर्जी कम, 2s की ज्यादा, 2p की उससे ज्यादा। तो नोटिस करो यहाँ पर 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s की उससे ज्यादा, 2p की उससे ज्यादा, 3s उससे ज्यादा, 3p उससे ज्यादा, 4s उससे ज्यादा, 3d सबसे ज्यादा। लेकिन लेफ्ट में एक डायग्राम बना है, इसमें 1s की एनर्जी सबसे कम है, ठीक है, लेकिन 2s और 2p की बराबर है, 3s, 3p, 3d इन सबकी बराबर है। तो क्या ये भी अबॉव प्रिंसिपल है? यस, ये भी अबॉव प्रिंसिपल है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क इस बात का है, ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम में 2 या 2 से ज्यादा है तब तो ये अबॉव प्रिंसिपल काम करता है। लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 2s 2p की एनर्जी सेम रहेगी, 3s 3p 3d सबकी एनर्जी सेम रहेगी। और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है इन्हें बुलाया जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो एक बात याद रखना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की नहीं, 2s 2p दोनों की होगी बराबर। और इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट बार एक्साइट करोगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है यहां पर कितने ऑर्बिटल में जा सकता है? 1 2 3 4 में। लेकिन यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बस एक ही ऑर्बिटल में जा सकता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर आपने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भेजा तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में वो जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से किसी के अंदर भी। लेकिन यहां पर सेकेंड में उसके पास बस 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसे अच्छे से याद रखने जरूरत है आप लोग के लिए। ठीक है, अक्सर बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते कि जो हम अबॉव प्रिंसिपल पढ़ते हैं वो दरअसल में काम करता है बस किसके लिए, क्या नाम है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो 2s 2p सबकी एनर्जी बराबर है, 3s 3p 3d सबकी एनर्जी बराबर है। फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है जो बताता है कि एटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। और अगर पाउली प्रिंसिपल ना होता तो इसका मतलब है ऑर्बिटल डायग्राम हमें कुछ ऐसा मिल सकता था कि इलेक्ट्रॉन दोनों सेम स्पिन से जाते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का ऑर्बिटल डायग्राम पॉसिबल नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को दिखाता है और एक क्लॉकवाइज को, ठीक है। अगर ऐसे है तो अप स्पिन, ऐसे है तो डाउन स्पिन। तो दो अलग अलग स्पिन होनी चाहिए एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की। तो अगर पाउली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम फॉलो करें तो ऐसा कोई ऑर्बिटल डायग्राम हमें कभी नहीं मिल सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो ये बताता है कि पी डी और एफ जैसे मल्टीपल डीजेनरेट ऑर्बिटल वाले सबशेल में जब भी हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं वो तभी करते हैं जब हर डीजेनरेट ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2p में आपको 3 इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं तो हुंड रूल ये कहता है कि तीनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप किसी को भी पेयर नहीं कर सकते, आप पेयरिंग तभी स्टार्ट करोगे जब सबके अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन चला जाए। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इस तरह से पहले ही पेयरिंग कर दोगे ये भी गलत है, या फिर अनपेयर्ड रखोगे और दो को क्लॉकवाइज रखोगे एक को एंटी क्लॉकवाइज तो भी गलत है। सारे पहले सेम स्पिन से ही जाएंगे और सारे अनपेयर्ड रहेंगे। ये है हुंड रूल का इलेक्ट्रॉन भरने का मल्टीपल क्या नाम है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का आइडिया। फिर आ जाते हैं यार एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अबॉव प्रिंसिपल की हेल्प से, हुंड रूल की हेल्प से, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं, एक्सेप्शन वाले मिलते हैं। खास तौर पे एक्सेप्शन हमें डी और एफ ब्लॉक में मिलता है। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, दो याद रखते हैं, कॉपर क्रोमियम
और सारे टीचरों को पता है यार तुम्हें कॉपर क्रोमियम याद है भाई, अब सवाल कौन पूछेगा कॉपर क्रोमियम पे, गया वो जमाना। अब ज्यादातर जो नहीं याद रखते हैं उस पर पूछते हैं। जैसे डी ब्लॉक में मैंने वो सारे छाट दिए हैं लाइन से जो आपके लिए एक्सेप्शन, और उनका निमोनिक भी यहाँ पे लिख दिया है भाई, रट लेना, मैं पढ़ के आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे डी ब्लॉक के वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्सेप्शन है कि इनका एक्सपेक्टेड क्या है और एक्चुअल क्या है, वो गड़बड़ क्यों है उसका रीजन भी लिखा है। और ऐसे ही एफ ब्लॉक में भी हमें देखने को मिलता है, उनके भी सारे मैंने एक्सेप्शन और उसका निमोनिक लिख दिया है, ठीक है। और जितने भी ये क्या नाम है येलो कलर से हाईलाइटेड वर्ड हैं, ये दरअसल में हमारे एलिमेंट्स को डिपिक्ट करेंगे। और ऐसे बनाया है कि आप आराम से रट पाओ क्या एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और क्या एक्चुअल है वो भी लिखा है, और क्या गड़बड़ है वो भी लिखा हुआ है। एक बार ये नोट्स में पढ़ लेना, नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा पीडीएफ का। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्शन के रीजन क्या है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, एक्सचेंज एनर्जी, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी एनर्जी लगेगी, और कोई भी चीज अगर जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा वो खुद इतना स्टेबल हो जाएगा। तुम भी अगर काम करते करते थक जाते हो तो एक ही जगह बैठ जाते हो ना, थक जाते हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन में जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं तो लगातार एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, तो एटम की एनर्जी को खाते रहते हैं और एटम स्टेबल हो जाता है, और यूनिवर्स में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, तो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से स्टेबल होते हैं। और दूसरा सिमेट्री आ जाती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन कम हो जाते हैं। अगर एक ही ऑर्बिटल में तुम इलेक्ट्रॉन भर दोगे और एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे और आगे वाले ऑर्बिटल अगर खाली पड़े तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट अगर अगले अलग अलग ऑर्बिटल में होते तो वो और ज्यादा स्टेबल हो जाते, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी कम हो जाता है, इसीलिए वो एक्सेप्शन शो कर रहे हैं। बाकी यार सबसे खतरनाक टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये दरअसल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन की 3 डायमेंशन वेव को रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, और इतना खतरनाक इक्वेशन है जो आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है कि दरअसल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन की 3D वेव को डिनोट करने वाली एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। जैसे तुम y इक्वल टू mx प्लस c एक इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना लेते हो 2D, ऐसे इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन का 3D डायमेंशन हमें पता चल जाता है, शेप या वेव। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये टर्म यार जाई, ठीक है, क्योंकि जाई ही वेव फंक्शन होता है। तो जाई और जाई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जाई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की वेव के एम्पलीट्यूड को, और साथ ही साथ ये बना होता है इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से स्पेस में और टाइम की हेल्प से। लेकिन जब इसी जाई का स्क्वायर कर देते हो तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के आसपास कितनी है। अब यहां पे ना ये दो ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया है जो मेरी राय में काफी गलत है, इसे सही तरह से ऐसे डिपिक्ट करेंगे तो मैं इसको समझाऊंगा। ये ग्राफ दरअसल में आप देखो 1s ऑर्बिटल के लिए बना है और 2s ऑर्बिटल के लिए बना है, जाई और आर के बीच में बना है। अगर दिख नहीं रहा तो ये जाई और आर के बीच में आर है न्यूक्लियस से रेडियस या न्यूक्लियस से डिस्टेंस। ये बना है जाई 2s के लिए, और ये दोनों जाई स्क्वायर के ग्राफ हैं, ये 1s के लिए और ये 2s के लिए। अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है जरा समझना, जाई और आर का ग्राफ देखो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो धीरे धीरे डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि यार जाई का ग्राफ जब हम लेते हैं 1s के लिए तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पास न्यूक्लियस के मिल सकता है। देखो इलेक्ट्रॉन आर की वैल्यू अगर कम है तो मतलब आप न्यूक्लियस के पास हो, तो वेव फंक्शन बहुत ज्यादा है, और जाई स्क्वायर यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो जितना आप न्यूक्लियस के पास हो 1s में, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे लगातार उसका वेव फंक्शन घट रहा है, और जाई स्क्वायर यानी उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी भी घट रही है, पर वो कभी जीरो नहीं हो रही है। नोटिस करो कभी भी जीरो नहीं हो रही है, वो कहीं इन्फानाइट पे जाके जीरो होगी। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी इसका मतलब है कि 1s ऑर्बिटल कहां खत्म होता है, एक तरह से इन्फानाइट पे। मैथमेटिकली अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन 1s का हमें कहां पर भी मिल सकता है, इन्फानाइट पे, लेकिन उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट कितनी होगी, जीरो होगी। ऐसे ही जाई का जब ग्राफ बनाते हैं तो याद रखना 2s का ग्राफ जब जाई के लिए बनाते हैं तो 2s ऑर्बिटल में एक नोड हमें मिलता है। भाई रेडियल नोड का हमने फॉर्मूला पढ़ा n-l-1, तो 2s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू हुई 2 और s सबशेल के लिए l की वैल्यू हुई 0। तो नोड का अगर हम फॉर्मूला रखें 2 - 0 - 1 कितना आएगा, 1 आ रहा है, यानी 2s सबशेल में हमें एक नोड मिलना चाहिए। तो ये नोड कैसे पता चलेगा, नोड वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाऊंगा जाई का तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के मिलने का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो नोटिस करना ये ग्राफ हमें आर वाली एक्सिस को कहीं पर कट कर रहा है, और जहां पर कट करेगा ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब लेकिन जाई स्क्वायर अगर करोगे तो यही ग्राफ मुड़कर ऊपर चला जाएगा, जाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्राफ अब ये क्या करेगा, टच करेगा इसको,
और जिस पॉइंट पे टच करेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है और यहीं पर एक नोड क्रिएट होगा। और फिर देखो इलेक्ट्रॉन 2s का मिलता रहेगा और बाद में उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती रहेगी। नोटिस करो, दरअसल में अगर मैं इस डायग्राम को तुम्हें जूम करके दिखाऊं, इसी डायग्राम से तुम ये ग्राफ भी समझ पाओगे और ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो 1s में कहीं पर भी कोई नोड नहीं है और 1s में नोड ना होने की वजह से जाई स्क्वायर का ग्राफ भी कभी r को टच नहीं कर रहा और जाई का ग्राफ भी 1s के लिए कभी r को टच नहीं कर रहा, बस कम होता जा रहा है। मतलब रेडियस से जितना आप न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन 2s में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले मिलता है फिर अचानक से मिलना बंद कर देता है और फिर मिलना शुरू कर देता है। तो अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 2s में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी घटेगी और अचानक से 0 हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही जाई स्क्वायर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये जो येलो कलर का रीजन बना है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, फिर अचानक से थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मिलना 0 हो गया, तो वहां पर नोड बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर थोड़ी दूर बाद कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये ग्राफ क्या डिनोट करते हैं 1s और 2s के लिए, ये याद रखना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। बाकी भाई यहां पर ये सारा चैप्टर समाप्ति की तरफ, मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करो, रिवीजन करो, जो भी डाउट आते रहे मेरे साथ डिस्कस करते रहे। सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।